नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया 360 में। मैं हूं दीपक डोभाल। करेंगे दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस जी बिजनेस के प्राइम टाइम शो में। लेकिन वो खबरें जो बनी हैं आज की हेडलाइंस। दुनिया भर में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच अलर्ट पर सरकार। देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल, ऑक्सीजन बेड और दवाइयों के। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन की कीमत तय। प्राइवेट अस्पतालों में 800 रुपए तो सरकारी अस्पतालों में 325 रुपए में मिलेगी वैक्सीन। इंडिया 360 में जाने नेजल वैक्सीन से जुड़े आपके हर सवाल के जवाब। कोरोना केसेस बढ़ने की खबरों के बीच चीन ने दी बड़ी राहत। 8 जनवरी से कोविड नियमों में ढील का ऐलान। इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण। चीन में ढील क्यों है दुनिया भर के लिए राहत भरी खबर। 76% कर्मचारी चाहते हैं वर्क फ्रॉम होम की आजादी। पीपल एट वर्क सर्वे में शामिल कर्मचारी बोले, नौकरी करने में ज्यादा आजादी मिले तो कम सैलरी पर भी करेंगे काम। जी बिजनेस 360 में करेंगे आज विशेष चर्चा और यह भी आपको बताएंगे कि जब जी बिजनेस ने अपने दर्शकों से सवाल पूछे इस मुद्दे पर तो उनकी क्या थी राय। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर जल्द जारी होंगे ड्राफ्ट नियम। स्टेक होल्डर्स और पब्लिक कंसल्टेशन जल्द होगा शुरू। कोरोना को पीछे छोड़ लगातार दूसरे दिन दौड़े बाजार। सेंसेक्स में 350 अंकों से ज्यादा का उछाल। निफ्टी ने जोड़ा शतक तो बैंक निफ्टी की डबल सेंचुरी। और तुनिशा शर्मा का हुआ अंतिम संस्कार। सुसाइड के पीछे की असल वजह जानने में जुटी पुलिस। सीजान से पूछताछ की हो रही है वीडियो रिकॉर्डिंग। चलिए, तो ये तो रही हेडलाइंस। अब जरा सुबह से लेकर शाम तक की पूरी कहानी आपको दिखाते हैं टॉप न्यूज में। देखिए, आज सुबह इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यूपी के निकाय चुनाव को हरी झंडी दे दी। हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के होंगे। कोर्ट में सुनवाई के चलते रहने के कारण राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि जब तक ट्रिपल टेस्ट ना हो तब तक ओबीसी आरक्षण नहीं होगा। हाईकोर्ट ने बिना आरक्षण के तत्काल चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। फैसला आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान भी आया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी। सीएम योगी ने कहा कि इसके बाद ही निकाय चुनाव कराए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यूपी के 2 जगहों के नाम बदलने की मंजूरी दे दी है। इसके अनुसार गोरखपुर जिले के मुंडेरा बाजार को चौरी चौरा और देवरिया जिले के तेलिया अफगान को तेलिया शुक्ला कहा जाएगा। यूपी सरकार ने इसके लिए केंद्र सरकार को सिफारिश भेजी थी। और आपको यह भी बताएं कि योगी सरकार पहले भी कई स्थानों के नाम बदल चुकी है। इसमें इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज और फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया जाना भी शामिल है। वहीं आज दिन भर सियासी गलियारों में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के राहुल को भगवान बताने वाले बयान पर विवाद छाया रहा। खुर्शीद ने राहुल गांधी को भगवान राम बताते हुए कांग्रेसियों को भारत की संज्ञा दी थी। इसके बाद बीजेपी ने सलमान खुर्शीद पर पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि सलमान खुर्शीद को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए क्योंकि कांग्रेस ने एक बार फिर हिंदुओं का अपमान किया है। दूसरी तरफ कर्नाटक के साथ जारी सीमा विवाद के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया। सर्वसम्मति से पास प्रस्ताव में कहा गया है कि कर्नाटक के बेलगांव, कारवार, निपानी शहर के साथ 865 गांवों को महाराष्ट्र में शामिल करने के लिए सरकार सभी कदम उठाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में बताया कि जल्द ही इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। इससे पहले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना नेता और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे पर पलटवार किया। फडणवीस ने उद्धव ठाकरे का नाम लिए बगैर कहा कि जो लोग कल बोल रहे थे कि उन्होंने 2.5 साल का सीएम रहते हुए क्यों कुछ नहीं किया। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। सीबीआई ने बॉम्बे हाईकोर्ट से एक बार फिर देशमुख की अर्जी पर स्टे को एक्सटेंड करने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब अनिल देशमुख मुंबई के आर्थर रोड जेल से कल तक बाहर आ सकेंगे। अनिल देशमुख भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं।
सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। देशमुख को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 12 दिसंबर को इस मामले में जमानत दे दी थी। हालांकि कोर्ट ने कहा कि यह आदेश 10 दिनों के बाद प्रभावी होगा, क्योंकि सीबीआई ने इसे अदालत में चुनौती देने के लिए समय मांगा था। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के बाद अब मेयर चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। मेयर चुनाव में एक तरफा जीत की उम्मीद लगाए बैठी आम आदमी पार्टी की राह अब आसान नहीं होगी। बीजेपी ने दिल्ली की महापौर पद के लिए रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। कमलजीत सहरावत स्थायी समिति के लिए बीजेपी के प्रत्याशी होंगे, तो वहीं उप महापौर के लिए बीजेपी ने कमल बागड़ी को प्रत्याशी घोषित किया है। कल ही बीजेपी में शामिल हुए निर्दलीय पार्षद गजेंद्र दराल भी स्थायी समिति के लिए बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। दिल्ली नगर निगम के मेयर के लिए चुनाव 6 जनवरी को होना है। 250 सीटों के एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को 134 और बीजेपी को 104 सीटें मिली हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं हमारी आज की कवर स्टोरीज। दुनिया भर में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। भारत में अभी कोरोना की स्थिति काफी नियंत्रण में है, लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार कोई जोखिम मोल लेना नहीं चाहती। इसलिए सरकार ने कोरोना से जंग की तैयारियों में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसी कड़ी में आज देश भर में कोरोना की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल हुई। इस मॉक ड्रिल में अस्पतालों में कोरोना की तैयारियों को समीक्षा की गई। दरअसल BF.7 वेरिएंट का जिस तरह से दुनिया भर में कई देशों में कहर देखने को मिल रहा है, ऐसे में ये भारत के लिए कहीं खतरनाक साबित ना हो, इसके लिए पूरी तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया सफदरजंग अस्पताल पहुंचे, तैयारियों का जायजा लिया। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पीएम मोदी ने सावधान रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में केसेस बढ़े नहीं, इसके लिए अतिरिक्त सावधानी बरती जा रही है। देश में कोविड की महामारी न फैले या तो कोविड के केस बढ़े, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि हमें सतर्क रहना है, तैयारी करनी है। उसको देखते हुए लगातार भारत सरकार की ओर से कोविड आने वाले दिनों में देश में न फैले, उसके लिए तैयारी की जा रही है। दिल्ली के अस्पतालों में मॉक ड्रिल की तैयारियों का जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता पूजा मक्कड़ ने। भारत में इस वक्त कोरोना वायरस की लहर काबू में है, लेकिन पड़ोस में खतरा बना हुआ है। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया के डेली मामलों को देखते हुए भारत में भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ये जो एरिया है, ये एक मेकशिफ्ट कोविड हॉस्पिटल है जो पिछली लहर के दौरान सफदरजंग अस्पताल में बनाया गया था। इसी में आज ये तैयारी की जा रही है कि अगर सच में कोरोना वायरस का खतरा उस तरह से आ जाता है जिस तरह से पड़ोस के देशों में आया हुआ है, तो क्या स्थिति होगी, वो दिखाने के लिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं कि अंदर की तस्वीरें क्या हैं और हालात क्या हैं। सबसे पहले जो मरीज आएगा वो यहाँ पर अटेंड किया जाएगा, इस एरिया में अटेंड किया जाएगा। हालांकि ये एरिया डॉक्टर्स के एंट्रेंस का है और ये डॉनिंग और डॉफिंग एरिया है, जहाँ पर डॉक्टर्स पीपीई किट पहनकर फिर बफर जोन में जाते हैं और वहां तैयार होते हैं। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि आप जैसे जैसे अंदर की तस्वीरें देखेंगे, आपको इस एरिया में यहाँ पर डॉक्टर्स पीपीई किट पहने हुए तैयार होते हुए नजर आएंगे। और यहाँ से निकलकर जो आगे का एरिया है जहाँ मरीज को अटेंड किया जाना है, उसकी एंट्री दूसरे रास्ते से होगी, डॉक्टर्स की एंट्री इस रास्ते से होगी। और ये है वो एरिया जहाँ पर सबसे पहले पेशेंट को लाया जाएगा। ये वो डेस्क है जहाँ पर पेशेंट को अटेंड किया जाएगा और यहाँ पर उसके सिम्टम्स, उसका टेस्ट, उसके वाइटल्स, उसकी सारी जांच की जाएगी, उसका ऑक्सीजन स्तर नापा जाएगा। यहाँ पर डॉक्टर्स उसे अटेंड करने के बाद ये तय कर पाएंगे कि क्या उस मरीज को आइसोलेशन में रखने की ज़रूरत है और उसके लिए क्या व्यवस्था है, ये भी हम आपको दिखा देते हैं। ये ट्रायज एरिया है, यहाँ पर पेशेंट को देखा जाएगा। कोविड टेस्टिंग जो होगी वो भी यहीं पर होगी। यहाँ पर उसके सैंपल्स लिए जाएंगे और उसके बाद जब तक सैंपल्स का रिजल्ट नहीं आ जाता है कि वो व्यक्ति कोविड पॉजिटिव है या फिर कोविड नेगेटिव है, उसको यहाँ पर रखा जाएगा। ये आइसोलेशन बेड्स हैं जिन्हें यहाँ पर तैयार किया गया है। उम्मीद करेंगे कि इन बेड्स में इस बार इस तरह की मारामारी देखने को ना मिले और मरीजों को बहुत ज़्यादा अस्पताल पहुँचने की भागदौड़ ना करनी पड़े। लेकिन अगर ऐसा होता है तो तैयारियां पूरी हैं। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली।
और इसी तरह की एक मॉक ड्रिल जो है वो बॉम्बे में भी हुई है। बॉम्बे हॉस्पिटल का जायजा लिया हमारे सहयोगी सौरभ पांडे ने। देश भर में आज कोविड की मॉक ड्रिल की गई, जिसमें कोरोना से जुड़े हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर पूरी तरह से जो है दुरुस्तीकरण की जो चीज़ें थी वो देखने को मिली। ऐसे में यहाँ पर मुंबई के बॉम्बे हॉस्पिटल में भी जो है इसी तरह का एक मॉक ड्रिल परफॉर्म किया गया। किस तरह का था ये मॉक ड्रिल और क्या रहा रिस्पॉन्स, उस पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जुड़े हैं चीफ कोऑर्डिनेटर फॉर प्राइवेट हॉस्पिटल्स कोविड डॉक्टर गौतम बंसाली। सर, जी मीडिया पे आपका स्वागत है। हम आपसे समझना चाहेंगे कि आज जो आप लोगों ने मॉक ड्रिल प्रैक्टिस की, किस तरह की उसमें चीज़ें रहीं, क्या क्या चैलेंजेस रहे और आने वाले दिनों में आप इस चीज़ों को किस तरह से सुधारेंगे। आज जो हमने मॉक ड्रिल किया बॉम्बे हॉस्पिटल में, उसका सबसे मुख्य कारण यह था कि अगर कोविड का पेशेंट हमारे पास आता है, किस गेट से आएगा अंदर, कैसे बेड पे जाएगा, लिफ्ट कैसे होगी, वो एरिया सेपरेट कैसे रहेगा, क्योंकि कोविड पेशेंट नॉन कोविड पेशेंट से मिक्स नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा हमारा मुख्य यही था। बॉम्बे हॉस्पिटल में लकीली 3 अलग अलग बिल्डिंग है। एक बिल्डिंग को जिस तरह से पिछली बार भी कोविड एरिया में किया था, ताकि नॉन कोविड पेशेंट का कहीं भी आपस में मिलना जुलना नहीं रहे या इन्फेक्शन फैलना नहीं चाहिए। ये विशेष ध्यान बॉम्बे हॉस्पिटल ने पिछली बार भी रखा था। इस बार भी हमने एक नई बिल्डिंग पूरा अलग से ही रखा है। उसमें लॉबी भी पूरा एक नया अच्छा बनाया लॉबी, जहाँ पे पेशेंट के रिलेटिव बैठ सकते हैं। नॉन कोविड वाले भी हैं या कोविड वाले, उनके रिलेटिव जो अलग है वो सब लोग बैठ सकते हैं। और पेशेंट जैसे ही एम्बुलेंस से उतरता है, पेशेंट सिस्टर रिसीव करेगी और वार्ड बॉय वहाँ पे रहेंगे। लिफ्ट से उनको सीधा आईसीयू में लेकर जाएंगे। और मेन हमको ये देखना था कि आईसीयू में ऑक्सीजन बराबर चल रहा है, नहीं चल रहा है, वेंटिलेटर अवेलेबल है, नहीं है, हमारा हेल्थ केयर स्टाफ, नर्सिंग, डॉक्टर, वो इन सिचुएशन से टैकल करने में कितना समर्थ है, वो सब चीज़ों का चेक करने के लिए आज हमने मॉक ड्रिल किया था। जी, तो जिस तरह से आपने समझा कि डॉक्टरों ने हॉस्पिटल्स में जो है पूरी तरह से जो है वो मॉक ड्रिल की है और जो है तैयार हम मोटो जो है वो इस बार देखने को मिला है। सरकारी अस्पताल भी जो है इसी तरह से जो है इस तरह का मॉक ड्रिल जो है वो उन्होंने आयोजित किया था और पूरी तरह से सफलतापूर्वक इस मॉक ड्रिल को समाप्त किया गया। मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट प्रहलाद शिंदे के साथ सौरभ पांडे, जी मीडिया। एक तरफ सरकार कोरोना से जंग की पूरी तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ वैक्सीनेशन भी जोरों पर है। केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन को तेज करने के लिए कहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में भारत बायोटेक के इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन इनकोवैक को भी देना शुरू कर दिया है। अब कंपनी की तरफ से इस वैक्सीन के प्राइस का भी ऐलान हो गया है। इनकोवैक वैक्सीन क्या है, कैसे ये काम करती है, कैसे आप इसे लगवा सकते हैं, इसकी जो प्राइसेस हैं, सब हर जानकारी आपको दे रहे हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना से जंग में एक और वैक्सीन साथ जुड़ गई है। अब इंजेक्शन के अलावा नाक के जरिए भी वैक्सीन दी जाएगी। इनकोवैक नाम की इस वैक्सीन को भारत बायोटेक और अमेरिका की वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ने मिलकर बनाया है। यह दुनिया की पहली नेजल वैक्सीन है। भारत के ड्रग रेगुलेटर ने 6 सितंबर को इसके इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी थी, लेकिन अब यह वैक्सीन कोविन पोर्टल पर भी उपलब्ध है और अब कंपनी ने इसकी कीमतों का ऐलान भी कर दिया है। प्राइवेट मार्केट में आपको इस वैक्सीन के लिए 800 रुपए चुकाने होंगे। वहीं सरकार के लिए कंपनी ने इसकी कीमत 325 रुपए रखी है। जानकारी के मुताबिक नेजल वैक्सीनेशन जनवरी के चौथे हफ्ते में शुरू किया जाएगा। ये वैक्सीन 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को दी जा सकेगी। नाक से दी जाने वाली इस वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर लगाया जाएगा। अगर आपने अब तक बूस्टर डोज नहीं ली है तो ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। बूस्टर डोज के लिए रजिस्ट्रेशन कोविन पोर्टल पर होगा। फिलहाल ये वैक्सीन सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों में लगाई जाएगी। इस वैक्सीन की खास बात यह है कि इसे नाक से दिया जाएगा। इसमें ड्रॉप के जरिए दवा को नाक में डाला जाएगा। कंपनी के मुताबिक इसकी 2 डोज हैं और हर डोज में 4-4 ड्रॉप नाक में डाली जाएंगी। दोनों डोज में 4 हफ्ते का अंतर होगा। अब आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि ये वैक्सीन कितनी सेफ है, तो इसका जवाब इसके ट्रायल में मिलता है। 3 फेज के ट्रायल में इनकोवैक असरदार साबित हुई है। कंपनी ने फेज 1 के ट्रायल में 175 और दूसरे फेज के ट्रायल में 200 लोगों को शामिल किया था। तीसरे फेज का ट्रायल 2 तरह से हुआ था। कंपनी का दावा है कि ट्रायल में ये वैक्सीन कोरोना के खिलाफ असरदार साबित हुई है। कंपनी के मुताबिक इस वैक्सीन से लोगों के अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोरोना के खिलाफ जबरदस्त इम्यूनिटी बनी है, जिससे संक्रमण होने और फैलने का खतरा काफी कम है।
क्योंकि ये वैक्सीन बूस्टर डोज के तौर पर लगाई जाएगी। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि अगर पहली 2 डोज कोविशील्ड या कोवैक्सीन की ली गई थी तो क्या तीसरी डोज इनकोवैक की ली जा सकती है? तो जवाब है हाँ। दरअसल भारत बायोटेक की इस वैक्सीन का इस्तेमाल हेट्रोलॉगस बूस्टर के तौर पर किया जा रहा है। इसका आसान भाषा में मतलब ये है कि अगर आपने पहली 2 डोज किसी और वैक्सीन की भी ली हो तो भी बूस्टर डोज के तौर पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत में कोरोना की स्थिति काफी नियंत्रण में है, लेकिन फिर भी कोविड नियमों का पालन करने में ही समझदारी है। साथ ही अगर आपने बूस्टर डोज नहीं लगवाई है तो जल्द लगवा लें, क्योंकि सावधानी ही कोरोना से बचाव का एकमात्र तरीका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चीन ने कोविड प्रतिबंधों को लेकर बड़ी राहत वाली खबर दी है। कम से कम इकोनॉमी के मोर्चे पर तो ये राहत वाली खबर है ही। चीन ने कोविड नियमों में ढील का ऐलान किया है। चीन में कोविड को लेकर ढील मिलने से न सिर्फ पूरी दुनिया के शेयर बाजार खुश नजर आए, बल्कि इससे सप्लाई चेन के भी बेहतर होने की उम्मीद है। चीन की तरफ से कोरोना नियमों में जो ढील दी गई है वो 8 जनवरी से लागू होंगे। नए नियमों के मुताबिक चीन पहुंचने वाले यात्रियों के लिए अब क्वारंटीन का नियम खत्म होगा, यानी कि 8 जनवरी के बाद चीन पहुंचने वाले यात्रियों को क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा। चीन की तरफ से जारी जानकारी के मुताबिक लोगों को चीन पहुंचने के 48 घंटे पहले RT-PCR टेस्ट कराना होगा। चीन ने कोरोना को अब कम जोखिम वाली कैटेगरी में डाल दिया है। चीन को भरोसा है कि अब कोरोना ज्यादा खतरनाक नहीं रह गया है। इसी वजह से चीन ने क्लोज कॉन्टैक्ट आइडेंटिफिकेशन को भी बंद कर दिया है। इससे पहले चीन ने अपनी जीरो कोविड पॉलिसी में भी काफी राहत दी थी। कोविड नियमों में ढील देने का फायदा भी चीन में दिखने लगा है। यहाँ एयर ट्रैवल सर्च वॉल्यूम काफी ज्यादा बढ़ा है। आज ही की बात करें तो चीन में एयर ट्रैवल सर्च वॉल्यूम 6 से 7 गुना तक बढ़ गया। चीन में अब वहाँ का जो न्यू ईयर है, लूनर न्यू ईयर से पहले ट्रैवल गतिविधियां हैं वो भी तेज हो गई हैं। ट्रैवल प्लेटफॉर्म सी ट्रिप का डेटा बताता है कि चीनी प्रशासन की तरफ से राहत की खबर आने से महज आधे घंटे में क्रॉस बॉर्डर डेस्टिनेशंस के लिए सर्च में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई। डेटा बता रहा है कि आज आउटबाउंड फ्लाइट्स जो हैं उनकी बुकिंग्स में 254% इजाफा हुआ है। मकाओ, हांगकांग, जापान, थाईलैंड और दक्षिण कोरिया को लेकर सर्च में 10 गुना की बढ़ोतरी हुई है। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि कोविड नियमों में ढील चीन की इकोनॉमी के लिए भी गुड न्यूज है। हालांकि चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से पूरी जो चिंताएं हैं वो पूरी तरह से तो खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि वहां पर आज भी जो करोड़ों प्रतिदिन मामले आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो इकोनॉमी के लिए वहां पर राहत वाली खबर आई है उससे बाजार जरूर खुश हैं। लेकिन इसका पूरे मायने क्या हैं और अभी चीन का खतरा कितना बरकरार है? कोविड, जैसा हमने कहा कि इकोनॉमी के मोर्चे पर तो राहत जरूर है, लेकिन जो वहां पर केसेस बढ़ रहे हैं, जो केसेस अभी कम नहीं हुए हैं, क्या वो जो नियमों में ढील है कहीं आफत तो नहीं बन जाएगी? इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूयॉर्क में कोविड-19 के रिसर्चर डॉक्टर धीरज पॉल। डॉक्टर पॉल, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप लोग इस खबर को कैसे देख रहे हैं, जो चाइना ने जो ईज डाउन किया है, ओपन अप की जो तैयारियां कर ली हैं, आप लोग किस तरह से देख रहे हैं इसे? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, आई एम आल्सो कनेक्टेड टू द फाइनेंस सेक्टर इन बायोटेक। तो आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। ग्लोबली हम लोग रिसेशन के थ्रू अमेरिका में गुजर रहे हैं। IMF ने अभी अनऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है वी आर इंचिंग टुवर्ड्स ग्लोबल रिसेशन। यूक्रेन रशिया वॉर, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। सेकेंड इज सप्लाई चेन डिसरप्शन, जिसकी वजह से चाइना से आने वाले गुड्स पे बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा था और वहाँ की जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है उसके खिलाफ डिसेंट यूरोप में और अमेरिका में बढ़ रहा था। वी शुड शिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग टू इंडिया एंड अदर नेशंस, जिसके प्रेशर में आके चाइना ने सडनली, और पब्लिक भी काफी फिटीक थी कोविड से, तो उन्होंने एकदम खोल दिया, लेकिन अनस्टेप्ड वे में, मतलब बिल्कुल नॉन साइंटिफिक वे में खोला। और कंट्री इज नॉट फुली वैक्सीनेटेड। उनकी लास्ट डोज 1.5 साल पहले लगी थी और वायरस बिल्कुल डिफरेंट है, साइनोवैक की लगी थी, जो कि 40% इफेक्टिव है। हमने आप ही के शो पे पिछले साल बताया था अंडर 50% है, पर अब तो डाटा आ रहा है 40 to 35% है। और सबसे बुरी प्रॉब्लम है कि जो ओल्ड और जीरियाट्रिक पेशेंट ग्रुप है, हाईएस्ट रिस्क फैक्टर जो होता है वो एज है, उसके लोगों में वैक्सीनेशन की 2 से 3 डोजेज लेस देन 40% है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि हम एंटिसिपेट कर रहे थे 800 मिलियन लोग, मतलब 60% ऑफ चाइनीज आबादी विच इज 1.4 बिलियन के अंदर नए इन्फेक्शन होंगे। और अभी तक जो डाटा आ रहा है, और वो डाटा बहुत स्क्यूड है, तकरीबन 150 से 200 मिलियन इन्फेक्शन हो चुके हैं और 1 मिलियन डेथ्स हो चुकी हैं बेस्ड ऑन
अनऑफिशियल रिपोर्ट्स कमिंग फ्रॉम सोशल मीडिया की मॉर्चुरीज पूरी फुल हैं, हॉस्पिटल्स फुल हैं, बेसिक दवाइयों की किल्लत है लाइक आइबुप्रोफेन, टाइलेनॉल, सपोर्टिव और पैक्सलोविड जो कि 85 to 95% इफेक्टिव है फ्रॉम सीवियरिटी ऑफ डिजीज, वो तो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है वहां पे। और वैक्सीनेशन अब उन्होंने इंट्रानेजल शुरू की है, दे आर वे बिहाइंड। लेकिन इस सब से दुनिया के ऊपर ऑल्दो सप्लाई चेन डिसरप्शन आपने जैसे सही बताया इंप्रूव होगी, लेकिन ऑन द अदर हैंड जितनी तेजी से ये वायरस रेप्लिकेट हो रहा है, अगर मैं आपको नंबर दूं तो पहले जो ओरिजिनल वायरसेस थे इंक्लूडिंग डेल्टा, उसका रिप्रोडक्टिव नंबर 2 से 4 था, अब इसका 18 से 20 है। इसका मतलब कि जो वेव आएगी उसकी एम्पलीट्यूड बहुत हाई आएगी। ये बात सही है कि सीवियरिटी ऑफ इलनेस इतनी नहीं है, लेकिन किसी भी हॉस्पिटल सिस्टम को जमीन पे लाने के लिए ये काफी है, इंक्लूडिंग चाइना, जहां पे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर कई देशों से कहीं बेटर है बिकॉज उन्होंने उस पर इन्वेस्ट किया है। लेकिन फिर भी एज पर टुडेज डाटा उनके आईसीयू के बेड्स 15 टाइम्स कम है एज कंपेयर टू व्हाट इज नीडेड नाउ एंड इन नेक्स्ट 4 to 6 weeks। सो चाइना के लिए हालात इस टाइम बहुत ही खराब है, और जो सोशल मीडिया पे हमें डाटा मिल रहा है उसके अकॉर्डिंगली, लेकिन ऑफिशियली चाइनीज गवर्नमेंट कभी भी वी आर वेरी स्पेक्टिकल विद द डाटा व्हिच इज कमिंग आउट फ्रॉम देयर। सो इट्स अ वेरी टफ टाइम्स एंड लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि कम से कम मोर्टेलिटी हो। लेकिन अनऑफिशियली अगर आप देखें तो 1 मिलियन मोर्टेलिटी ऑलरेडी दिख रही है कि हो चुकी है, और विद इन लास्ट 6 weeks। और अभी पहले आपने देखा बीजिंग, शंघाई, अब चाइना के ये जो न्यू ईयर है इसमें ट्रैवल होगा बहुत ज्यादा, उन्होंने बिल्कुल ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस खोल दी हैं, तो वायरस एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, और छोटी सिटीज में जब जाएगा जहां पे हेल्थ इंफ्रा इतना नहीं है, वहां पे जो नंबर्स आएंगे दैट विल बी वेरी स्केरी। इंटरनेशनल ट्रैवल भी खोल दिया है, तो दुनिया में नया वेरिएंट अगर वहां से क्रिएट होगा, जिसके बहुत बड़े आसार हैं, क्योंकि इतने नंबर्स में जब वायरस रेप्लिकेट होता है तो नया वेरिएंट होता है, तो दूसरे देशों में भी एक वेव ला सकता है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके ऊपर टैब रखने के लिए जीनोमिक सीक्वेंसिंग एयरपोर्ट्स पे कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी है। अमेरिका में अभी तक हमने शुरू नहीं की है। एब्सोल्युटली। मैं थोड़ा सा यही समझना चाह रहा था कि आप बता रहे हैं कि थोड़ा सा अनप्लान्ड तरीके से खोला है, बड़ा एब्रप्टली ओपन अप करने की कोशिश की है चाइना ने। अगेन उसमें कोई विजन नजर नहीं आ रहा है। चरणबद्ध तरीके से होता तो शायद दुनिया को समझ में भी आता, लेकिन बिल्कुल इकोनॉमी और जो सप्लाई चेन जो ऑर्डर है उसको हम थोड़ा सा किनारे रखते हैं, हम थोड़ा सा सेहत की बात करते हैं इस समय। क्या ये दुनिया के लिए खतरा होगा? क्योंकि और दूसरा जो वेरिएंट है उस वेरिएंट के भारत में भी मिले हैं कुछ केसेस, लेकिन वो इतने सिवियर नहीं है, इनफैक्ट नॉर्मल ही हैं वो ऑलमोस्ट। दूसरे देशों में भी मिले, तो क्या ये माना जाए सर कि जो चाइनीज वेरिएंट है जो BF.7 जिसे कहा जा रहा है, तो वो लेस सिवियर है, और अगर वो फैल भी गए तो इतना ज्यादा हमको चिंता नहीं करनी है, या चिंता की बात कुछ लगती है आपको? देखिए, इसमें कुछ हद तक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं। पॉजिटिव भारत के अगर परिप्रेक्ष्य में आप जो पूछ रहे हैं वो ये है कि हमारी जो तीसरी शॉट ऑफ वैक्सीन है कुछ महीनों पहले लगी है, और भारत में चौथी डोज जो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स होते हैं उनको भी लगी है, लेकिन मुझे लगता है उसको रैंप अप करने की जरूरत है एज कंपेयर टू चाइना, जहां पे 1.5 साल पहले वैक्सीन लगी है और वायरस बिल्कुल चेंज्ड है। और अभी भारत बायोटेक की इंटरनेजल वैक्सीन आई है जो मुझे लगता है एक्सीलेंट है, और क्रॉस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रिज भी अलाउ कर रही है, जो हमें साइंस ने डाटा दिखाया, मैं डाटा में हूं, कि एक वैक्सीन के बाद आप दूसरी कंपनी के लेते हैं तो इम्यूनिटी बेटर होती है। तो लेकिन ये वायरस के जो सिम्टम्स हैं अगर हम देखें तो वो इतने सीवियर नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि इस वायरस के अंदर थ्रोट इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू लंग, लेकिन टैकीकार्डिया मतलब हार्ट रेट का बढ़ जाना, एबनॉर्मल रिदम्स आना, लोगों का डिजी फील करना, डेफिनेटली उसके सिम्टम्स कुछ ज्यादा हैं। लेकिन ऐसी पॉपुलेशन में जब ये वायरस घुसेगा जहां पे अगर हम B.7 की बात करें जो अभी चाइना में फैला हुआ है, एज पर चाइनीज गवर्नमेंट, अगर वहां पे कोई और इसका म्यूटेंट फैल चुका है देन वी हैव टू रियली स्टडी। इसीलिए WHO बार बार बोल रहा है कि प्लीज शेयर द डाटा। अभी रिसेंटली लास्ट वीक उन्होंने इसी वीक बहुत स्ट्रिक्ट लिहाजे में बोला है कि डाटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड के लिए प्लान करने के लिए। तो B.7 ऑल्दो डेंजरस है, लेकिन इतना डेंजरस नहीं है कि उससे पैनिक आ जाए, खासतौर पर भारत जैसी कंट्री में। लेकिन उससे निकला हुआ जो ऑफशूट है वो हम सबके लिए एक बहुत बड़ा चिंता का सबब बन सकता है, विदेश में भी, अमेरिका में भी, हर जगह। क्योंकि देखिए, जब 800 मिलियन लोगों के अंदर वायरस सर्कुलेट करेगा तो ऑफशूट तो डेफिनेटली बनेगा। वो नंबर्स बहुत बड़े हैं, चाइना की पॉपुलेशन नईव है, इसका मतलब वायरस को ज्यादा समय मिलेगा उनकी बॉडी में रहने के लिए, इम्यून सिस्टम को समझने के लिए और म्यूटेट करने के लिए। अगर यही काम चरमबंद तरीके से उन्होंने किया होता
देखिए, आपने लॉकडाउन क्यों रखा? ताकि आप अपने देश को एडिक्वेटली वैक्सीनेट करें इफेक्टिव वैक्सीन से। जब चाइनीज गवर्नमेंट को पता लगा साइनोवैक इज लेस इफेक्टिव, तब तक उनको रेपुटेशन के बेस पे अपनी साख बनाने के लिए उन्होंने वेस्ट से दूसरी वैक्सीन मॉडर्ना, इवन फाइजर की भारत से खरीद लेते, भारत बायोटेक वो नहीं खरीदी, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, जो अच्छी अच्छी वैक्सीन हैं, मॉडर्ना, फाइजर, सबको मना कर दिया। और उसका हालात अब देख रहे हैं कि ये जो वायरस है, ये जो वैक्सीन है, आउटडेटेड है, नॉट इफेक्टिव है। इसीलिए चाइना के अंदर हॉस्पिटलाइजेशन रेट और मोर्टेलिटी रेट काफी हाई है। प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट वो डाटा शेयर नहीं कर रही, जिससे हमें पता लगे कि आईसीयू में कितने % लोग पहुंचते हैं, कितने लोग वेंटिलेटेड हैं, कितनों की मोर्टेलिटी हो रही है, कितनों को सिम्टोमेटिक डिजीज है। ये बात सही है कि BF.7 के अंदर अधिकांश से ज्यादा लोगों को हल्की सी सर्दी जुकाम लगेगा, लेकिन जो हाई रिस्क इंडिविजुअल हैं, जो कैंसर सर्वाइवर हैं, कीमोथेरेपी पे हैं, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं पुअरली, या फिर जिनको और डिजीजेस हैं, उनके लिए ये मृत्यु का कारण भी बन सकता है। तो हमारी सरकारें कैसे इसको प्लान करें? अगर हमारे पास डाटा मिलेगा तो बहुत हेल्प होगी, लेकिन चाइना से आने वाला डाटा बिल्कुल सेंस नहीं मेक कर रहा है। दिस इज वेरी कंसर्निंग। एब्सोल्युटली सर, और इसीलिए इसी कंसर्न को एड्रेस करने के लिए भारत सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इनफैक्ट आज से ही जो ड्रिल्स हुई हैं वो शुरू हो गई हैं, हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाया। और जो नेजल आई है भारत बायोटेक की, उसके बारे में भी हमने आपको बताया। तो कुल मिला के हमारी तैयारियां पूरी हैं। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि इन तैयारियों के बलबूते हम जो चाइना में जो वेव आई हुई है उसका मुकाबला आसानी से और सफलतापूर्वक कर लेंगे। हाँ, जो चिंताएं थी इकोनॉमी के मोर्चे पर, उनका समाधान तो खुद चाइना ने निकाल ही दिया है। तो एक मिला जुला आप इसे कह सकते हैं, राहत और आफत क्वेश्चन मार्क जरूर आप इसे कह सकते हैं। देखना होगा कि आगे ये वायरस किस तरह के रूप लेते हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पॉल, आपने हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और कवर स्टोरी करते हैं रुख। और अब बात थोड़ा सा आपकी नौकरी से जुड़ी हुई। इस साल के आखिरी 2 महीनों में छटनी की खबरें आती रहीं। गूगल, अमेजॉन हो, चाहे मेटा हो, ट्विटर हो, हर तरफ लोगों की छटनी हुई। नौकरी से निकाले जाने की खबर छाई रही। कर्मचारी अपनी नौकरी बचाने के लिए कोशिश करते हुए नजर आए। लेकिन इन सब के बीच आए एक सर्वे की माने तो अब कर्मचारी भी अपनी शर्तों पर काम करना चाहते हैं। और ये सामने आया है ADP रिसर्च इंस्टीट्यूट के 22 वर्कफोर्स व्यू, ये एक सर्वे का पूरा नाम है। इस सर्वे में भारत समेत 17 देशों के लगभग 33,000 कर्मचारी शामिल हुए और 10 में से 7 से के आसपास जो कर्मचारी हैं उन्होंने अपने कामकाजी घंटों में ज्यादा लचीलेपन की मांग की है। सर्वे के मुताबिक कर्मचारी अपने कामकाजी जीवन में लचीलापन रखने के लिए कुछ समझौता भी करने को तैयार हैं। ज्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम की सुविधा मिलने पर कम सैलरी में भी काम करने को तैयार हैं। वहीं भारत की बात करें तो यहां पर 76% से ज्यादा कर्मचारी अपने काम के घंटों पर नियंत्रण रखना पसंद करते हैं। इन कर्मचारियों का कहना है कि वो रिमोट वर्किंग या दफ्तर के साथ घर से भी काम करने की सुविधा के लिए वेतन में कटौती के लिए तैयार हैं। आप एक तरह से इसे हाइब्रिड वर्क कल्चर कह सकते हैं। लगभग 76% कर्मचारियों का कहना है कि यदि उन्हें पूरी तरह से काम करने के लिए ऑफिस बुलाया जाता है तो वे नई नौकरी की तलाश करेंगे। यानी कि अब कर्मचारी 9 से 6 की परंपरागत ट्रेडिशनल नौकरी से निकलकर इसे अपने मुताबिक डिजाइन करना चाहते हैं ताकि वो नौकरी के साथ ही अपनी हेल्थ और अपने परिवार को भी वक्त और तवज्जो दे पाए। अब सर्वे में जो सवाल पूछे गए थे उसी सवाल को हमने भी यानी कि जी बिजनेस ने अपने दर्शकों से पूछा और आप जो हमारे जो रिजल्ट्स आए हैं उनको देखकर चौंक जाएंगे। देखिए, ये जो सर्वे आया है इसमें क्या कहा गया है, इसमें ज्यादातर लोग कम सैलरी पर भी अपने घर से काम करने को राजी दिख रहे हैं। लेकिन हमने जो सर्वे किया है उसके रिजल्ट शायद आपको चौंका देंगे। हमने दर्शकों से पूछा था कि वर्क फ्रॉम होम का मौका मिले तो क्या आप कम सैलरी पर भी काम करेंगे। तो ये देखिए हमारे जो रिजल्ट्स हैं। ट्विटर पे हमने जो सर्वे कराया उसमें लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम घर पर कम सैलरी में काम नहीं करेंगे। 49.6% लोग ऐसे हैं और जबकि हाँ कहने वाले हैं, और जो नहीं कहने वाले हैं वो हैं 50.4%। टाई जरूर आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन ज्यादातर लोग वो हैं जो कह रहे हैं
कि हम घर पर कम सैलरी में काम नहीं करेंगे। तो जो इनका सर्वे आया है उससे थोड़ा सा विपरीत रिजल्ट, हालांकि आप इसे टाई कह सकते हैं। अब जरा लिंक्डइन का देखते हैं कि हमने लिंक्डइन पे जो सर्वे कराया था उसमें लोगों का क्या नजरिया आया। तो सवाल वही था, वर्क फ्रॉम होम का मौका मिले तो क्या आप कम सैलरी पर भी काम करेंगे। लिंक्डइन पर 44% लोग, सिर्फ 44% लोग मान रहे हैं कि हां वो काम करेंगे, और 56% लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम कम सैलरी मिलेगी तो घर से काम नहीं करेंगे। ये हमारा सर्वे है, तो थोड़ा सा विपरीत जैसा हमने आपको बताया। फिर हमने YouTube पर भी सर्वे कराया, YouTube पर भी देखिए। YouTube पर अब ट्विटर से और लिंक्डइन से थोड़ा सा अलग रिजल्ट आए हैं। यहां पर 60% लोग कह रहे हैं कि हां हम करेंगे, अगर हमें कम सैलरी भी मिले तो भी हम काम करेंगे घर से, यानी कि वर्क फ्रॉम होम को लोग प्रेफर कर रहे हैं। और 40% लोगों का कहना है कि नहीं, हम कम सैलरी पर घर से काम नहीं करेंगे। तो ये बड़े मिले जुले से है। ट्विटर पर आपने देखा ऑलमोस्ट टाई हो गया। लिंक्डइन पर लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमको तो ऑफिस जाना है। और यूट्यूब पर जो हमारे दर्शक हैं वो कह रहे हैं कि नहीं साहब, हम तो काम करने को तैयार हैं, घर पर बैठकर अगर हमें कम सैलरी में काम करने का मौका मिले। तो ये अलग अलग नजरिए हमने आपके सबके सामने रख दिए। और अब हमारे पास इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे खास मेहमान, सिंपली एचआर सॉल्यूशंस एलएलपी के मैनेजिंग पार्टनर रजनीश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा सा आप भी कंफ्यूज हो गए होंगे, सर्वे कुछ और आ रहा था और जी बिजनेस पे दर्शकों के रिएक्शन कुछ और आ रहे हैं, बट ओवरऑल आप हमें वस्तु स्थिति बता सकते हैं, ग्राउंड रियलिटी बता सकते हैं। आप लोगों को देख रहे हैं, इंडस्ट्री को देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं। पहले जो सर्वे आया है जिसमें लोग वर्क फ्रॉम होम कम सैलरी में भी प्रेफर कर रहे हैं, उस पर आपका नजरिया सर। नहीं, देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग मैं आंकड़े जो देख रहा था, एक तो जो स्टडी में आया, उसके बाद जो ट्विटर, यूट्यूब और लिंक्डइन पे आया, बहुत ही इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं। सो ऐसा नहीं है कि इस मुद्दे पे कोई आउटराइट कोई रिस्पॉन्स है कि बहुत भारी में मेजॉरिटी या तो हाँ बोल रहे हैं या ना बोल रहे हैं। स्टडी जो कह रही है, शायद काफी देशों में, बाहर में मैं मान के चलता हूं कि एक ये सोच जरूर आ गया है कुछ ऐसे जॉब्स में जहां पर कि लोग प्रिफर कर रहे हैं कि वो घर पे काम करें, और अगर सैलरी कम भी मिलेगा तो वो प्रिफर करेंगे कि उनके लाइफ में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहे, वर्क लाइफ बैलेंस रहे, फैमिली को टाइम दे सकें, घर में बना खाना खा सकें, छोटी छोटी चीजें जो बहुत अब मैटर कर रही हैं पैंडेमिक के बाद। तो मैं बिल्कुल ही हैरान नहीं हूं। और दूसरी बात जो आपकी सर्वे में भी मैंने देखा, आई थिंक वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट देखना है कि बहुत साइजेबल पॉपुलेशन एक है जो इसको एक बहुत ही दूसरे नजर से देख रहे हैं, और वो चाहते हैं कि एम्प्लॉयर्स या ऑर्गेनाइजेशंस थोड़ा सा अपने पॉलिसीज में लचीलापन लाए, फ्लेक्सिबिलिटी लाएं, ताकि इस ऐसे अप्रोच को सपोर्ट किया जा सके। तो एम्प्लॉय मार्केट में मैं मानता हूं आज की तारीख में एम्प्लॉय का मार्केट है वो ज्यादा डिमांडिंग है इस समय। और उनकी ये जो एक तरह के आप कहेंगे रिक्वेस्ट कहें, डिमांड कहें, कहीं ना कहीं इस पे काफी ऑर्गेनाइजेशंस को सोचना पड़ेगा कि अगर टैलेंट अगर हमें इस तरह से ही मिलने वाली है, जहां पर कि लोग शायद कम सैलरी लें बट घर अपना प्रिफर करेंगे काम करने का, वहां कहीं ना कहीं हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, पॉलिसीज में बदलाव लानी पड़ेगी, किस तरह हम इसको केटर करते हैं वो हमें देखना पड़ेगा। अब इसमें दो चीजें हैं सर। एक तो ये जो मूल सर्वे आया है, इसमें एक चीज जो मेरे को समझ में आ रही है, लोग वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन अगर आउटराइटली बंद कर दे कंपनी, तब वो मूव ऑन करने की बात कह रहे हैं। लेकिन पीपल एट वर्क सर्वे ये भी कह रहा है कि अगर उनको ऑप्शन मिले कि थोड़ा ऑफिस थोड़ा घर, तो वो फिर करने को रेडी हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा पैसा भी आप दे दीजिए। लेकिन हाँ, आपने बिल्कुल बोल दिया कि आप उठिए और अब ऑफिस आना है, और एकदम ये कह दिया आपने कि अब तो ऑफिस से ही काम होगा, तो शायद वो दूसरे ऑप्शंस भी तलाशेंगे। तो थोड़ा सा जो आपसे भी हमारी पहले भी बात हो रही थी और आपने भी इसको कहा था कि हाइब्रिड वर्क कल्चर इज द फ्यूचर, तो शायद मोटा मोटा ये उसी तरफ जा रहा है सर्वे। बिल्कुल, और मैं मान के चल रहा हूं कि जिस तरह की स्थिति अब फिर से बनने लगी, इससे पहले जो आपका शो चल रहा था कोविड प्रिपरेशन पे, अब देखिए अब ये अनिश्चितताएं हमारी लाइफ में बनी रहेंगी, और इसका सबसे बढ़िया अगर कोई सॉल्यूशन है तो वो है हाइब्रिड का वर्क मॉडल, जिसमें कि आप कुछ समय लोगों को ऑफिस में बुलाएं और कुछ समय आप उनको फ्लेक्सिबिलिटी दें घर से ऑपरेट करने के लिए। तो मेरा मानना तो बहुत है कि काफी ऐसे रोल्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस आइडेंटिफाई करेंगे
जहां पर कि वो लोगों को हाइब्रिड का ऑप्शन दे। और जहां तक अभी तक मेरे को ग्राउंड रियलिटी अगर मेरे से आप पूछेंगे तो काफी एम्प्लॉयज हाइब्रिड मॉडल को बहुत प्रेफर कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशंस भी उस तरीके से अपने अप्रोच में चेंजेस ला रहे हैं, काफी एनकरेज कर रहे हैं कि ये हाइब्रिड मॉडल एक बहुत अच्छा मॉडल है काम करने का, जिससे कि प्रोडक्टिविटी पे भी कोई असर नहीं पड़ रहा है, बिजनेस भी ठीक चल रहा है, नौकरियां सबकी बची हुई हैं। सो काफी फैक्टर्स ऐसे हैं जो बाध्य कर रही हैं ऑर्गेनाइजेशंस को एक दूसरा अप्रोच लेने के लिए और हाइब्रिड वर्क एक मॉडल को प्रमोट करने के लिए। एब्सोल्युटली। अच्छा, दोनों सर्वे का हम जो जी बिजनेस पे हमने लोगों से पूछा और मैं थोड़ा सा लिंक्डइन वाला जो सर्वे है उसको थोड़ा सा इसलिए ज्यादा तवज्जो दे रहा हूं क्योंकि वहां पर हार्डकोर जो ऑडियंस है हमारा वो बिल्कुल एम्प्लॉय वर्ग है, वो बिल्कुल कामकाजी वर्ग है। यूट्यूब पे भी कामकाजी वर्ग के लोगों ने ही अपने रिएक्शंस दिए होंगे, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि शायद जो लोग कारोबारी भी हैं या जो लोग शायद काम बिल्कुल हार्डकोर इंडस्ट्री में नहीं है, एम्प्लॉई नहीं है, वो भी शायद इसमें रिएक्शंस दे रहे होंगे। लेकिन फिर भी मैं इसके सबटेक्स्ट पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो सबटेक्स्ट दोनों सर्वे का अगेन एक ही है। शायद महंगाई का डर भी है, क्योंकि अगर वो कह रहे हैं कि साहब हमें, अगर आपने बिल्कुल ऑफिस आने के लिए कह दिया तो फिर शायद खर्चे बढ़ जाएं, आना जाना वही ट्रैवल का खर्चा, फिर आपको तैयार भी होना है, नए कपड़े भी लेने हैं, आपके बहुत सारे खर्चे बढ़ जाते हैं। अगेन जो लोग डर रहे हैं कि कहीं वर्क फ्रॉम होम में भेज के हमारी सैलरी कट ना कर दें, वो भी महंगाई को ही लेकर डर रहे हैं। तो दोनों सर्वेज में शायद, या दोनों जो सेंटिमेंट्स हैं, सबटेक्स्ट एक ही है, इनसिक्योरिटी और महंगाई। सर बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं और बिल्कुल सोच सही है आपका। सबटेक्स्ट को इस तरह से पढ़ना देखना बहुत ही जरूरी है। एम्प्लॉइज देखिए, इन 2 सालों में उन्होंने डेफिनेटली एक तरह का आरओआई देख लिया है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि अगर हम घर से काम करते हैं तो हमारी क्या क्या खर्चाएं रुकती हैं, बचती हैं, और अगर हम ऑफिस वापस जाते हैं तो क्या क्या खर्चाएं फिर बढ़ जाएंगी। तो इन 2 सालों में लोगों ने एक तरह का अपना एनालिसिस कर लिया है कि हमारे खर्चे कहाँ कहाँ हो रहे हैं और कौन सी खर्च एसेंशियल है, कौन सी खर्च हम रोक सकते हैं। तो आई थिंक उस बैलेंस व्यू से काफी लोग देख रहे हैं और उस एंगल से, और आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, जो महंगाई का फैक्टर डेफिनेटली एक बहुत बड़ा फैक्टर है। महंगाई बढ़ रही है, सो डेफिनेटली जब आप लिंक्डइन का, और आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि लिंक्डइन का जो आंकड़ा है 44% ना में है और हाँ बोल रहे हैं, सॉरी हाँ है 44% और 56 है ना पे। तो वो आप वो एक बहुत सही प्रोफेशनल्स को एड्रेस किया जा रहा है। तो वहां पर आप देख रहे हैं कि कुछ कम लोग हैं, ऐसा भी नहीं, जैसा मैंने शुरू में बोला कि ऐसा कोई आउटराइट आपको वर्डिक्ट नहीं कहीं मिल रहा है, बहुत ही बैलेंस्ड है। तो डेफिनेटली लोग अभी भी सोच रहे हैं कि इसमें क्या हमारा लॉस है, क्या गेन है, और उसके आधार पे लोग अपना डिसीजन ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं लोग चाह भी रहे हैं कि वो वापस ऑफिस में आ जाएं, भले एक हाइब्रिड में आए या कहीं पे फुल टाइम भी आ जाएं, क्योंकि उनको काफी कुछ बेनिफिट्स भी दिखता है अगर वो ऑफिस पे काम करते हैं, फुल टाइम या हाइब्रिड में काम करते हैं। बिल्कुल सर, और ये एक तरह का जो फटीग आ गया था, हम लोगों ने कोविड के दौरान भी, रजनीश सर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे, हम जब लगातार बातचीत भी करते थे तो इस तरह के सर्वेस भी आ रहे थे बीच बीच में, जहां पर बहुत सारे प्रोफेशनल्स ये कह रहे थे कि हम बहुत ज़्यादा लंबे वक्त तक वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते, हमें अब ऑफिस बुलाइए आप, क्योंकि एक थोड़ा सा एक माहौल भी बदलता है, थोड़ा सा सीरियसनेस भी आती है, और थोड़ा लोगों को ये लगता है कि शायद अब उनकी वो प्रोडक्टिविटी है उसमें कुछ एक बूस्ट की जरूरत है, एक ट्विस्ट की आवश्यकता है। तो वो भी नजरिया था लोगों का। बहरहाल बड़ा दिलचस्प है, शायद हम एक ही तरफ बातचीत कर रहे होते अगर हम सिर्फ एडीपी रिसर्च के इस सर्वे पे बात करते, लेकिन जो हमने जी बिजनेस ने जो सर्वे कराई उसके बाद थोड़ा सा नजरिया बदला। इसीलिए आपने देखा होगा कि आज हमारी जो बातचीत हुई है वो बड़ी मिक्स्ड हुई है और बैलेंस्ड हुई है। तो दोनों तरफ के अप्रोचेस को हमने एड्रेस करने की कोशिश की, और इसमें हमारा सहयोग देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश सर। हमेशा की तरह आप बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से हमारे दर्शकों की बातों का जवाब देते हैं। थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए सर। बढ़ती उम्र के साथ भूलने की बीमारी यानी कि डिमेंशिया का होना आम बात है, लेकिन ये बीमारी अब कम उम्र के लोगों में भी देखी जा रही है, और इसकी एक बड़ी वजह है खराब खानपान और अल्कोहल का सेवन। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक स्टडी में कुछ ऐसे ही चौंकाने वाले तथ्य जो है वो सामने आए हैं। हमारे खानपान का हमारे सेहत से सीधा कनेक्शन होता है। खासकर लोग डायबिटीज, मोटापा, ब्लड प्रेशर और हार्ट से जुड़ी बीमारियों से बचने के लिए खानपान को संतुलित रखने की कोशिश करते हैं।
लेकिन एक और बीमारी है जो हमारे खान पान से जुड़ी हुई है, और वो है भूलने की बीमारी यानी डिमेंशिया। खासकर ये बढ़ती उम्र की बीमारी मानी जाती है, लेकिन अब कम उम्र के लोग भी डिमेंशिया के शिकार हो रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह खराब खान पान और अल्कोहल यानी तला भुना खाना और शराब आपकी याददाश्त को कमजोर कर सकता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की फैकल्टी और न्यूट्रिशनल साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर उमा नायडू की स्टडी पर आधारित किताब दिस इज योर ब्रेन ऑन फूड में भूलने की बीमारी की वजहों को गिनाया गया है और याददाश्त को तेज करने के उपाय सुझाए गए हैं। पहले उपाय के तहत तेज दिमाग और याददाश्त पाने के लिए एडेड शुगर से परहेज करना बेहद जरूरी है। ये सच है कि ग्लूकोज और शुगर हमारे दिमाग के लिए एनर्जी का काम करते हैं, लेकिन पाया गया है कि शुगर का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल याददाश्त को कमजोर कर देता है। खासकर सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले प्रोसेस्ड फूड में शक्कर की मात्रा ज्यादा होती है, जबकि हमारे दिमाग को इतने शुगर की जरूरत नहीं होती। ये हमारी मेमोरी को कंट्रोल करने वाले ब्रेन के हिस्से हिपोकैम्पस की क्षमता को कम कर देता है। इससे भूलने की बीमारी की आशंका बढ़ जाती है। तले भुने खाने में खासकर फ्रेंच फ्राइज, चिकन फ्राइज, समोसे, चिप्स का ज्यादा इस्तेमाल भी मेमोरी पर खराब असर डालता है। एक और स्टडी में पाया गया है कि फ्राइड फूड से अवसाद के बढ़ने की भी आशंका बढ़ जाती है, जो भुलक्कड़ बनाने का काम कर सकती है। खासकर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी हाई जीआई वाले खाद्य पदार्थ से भी परहेज करें, जो पाचन के दौरान बेहद कम समय में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी गुणवत्ता वाले कार्बोहाइड्रेट का खाने में इस्तेमाल करें। इसमें हाई जीआई नहीं होता है। इससे दूसरों के मुकाबले अवसाद का खतरा 30% तक कम हो जाता है। साथ ही इससे मेमोरी लॉस की आशंका भी कम हो जाती है। शराब का अत्यधिक सेवन भी भुलक्कड़ बनाने का काम करता है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की एक स्टडी के मुताबिक जिन लोगों ने एक हफ्ते में 14 बार या इससे अधिक शराब पी, उनमें डिमेंशिया का खतरा ज्यादा पाया गया जो कम शराब पीते हैं। इसके अलावा नाइट्रेट युक्त खाद्य पदार्थ में खासकर मीट का ज्यादा सेवन भी अवसाद बढ़ाने में मददगार साबित होता है। ऐसे में अपने आहार में कुट्टू के आटे का सेवन आपको दिमागी तौर पर सेहतमंद रख सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आने वाले वक्त में अलग अलग गैजेट्स के लिए अलग अलग चार्जर रखने का झंझट खत्म होने वाला है, क्योंकि भारत सरकार मोबाइल और वेयरेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए 2 कॉमन चार्जिंग पोर्ट पेश करने की योजना बना रही है। आप अपने पास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रखते हैं, उनके लिए आपको कई बार चार्जर भी अलग अलग रखना पड़ता है। और अगर आपके पास आईफोन के साथ ही एंड्रॉइड का कोई डिवाइस हो तो उसके लिए भी अलग अलग चार्जर की व्यवस्था करनी पड़ती है। लेकिन आने वाले वक्त में आपको इस झंझट से छुटकारा मिलने वाला है। दरअसल भारत सरकार मोबाइल और वेयरेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए 2 कॉमन चार्जिंग पोर्ट पेश करने की योजना बना रही है। इनमें से मोबाइल, स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए USB Type-C पोर्ट होगा, वहीं वेयरेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए कॉमन पोर्ट। इस व्यवस्था को मार्च 2025 से लागू किया जा सकता है। देश में 2 तरह के चार्जिंग पोर्ट को लेकर सरकार का कहना है कि इसे धीरे धीरे अनिवार्य किया जाएगा। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स की सप्लाई चेन ग्लोबल होती है। ऐसे में भारत को यूरोपियन यूनियन की 2024 की समय सीमा का पालन करना है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में 16 नवंबर को स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक हुई थी। इस बैठक में कॉमन चार्जिंग पोर्ट को स्टेप बाय स्टेप लागू करने पर सहमति बनी थी। स्टेक होल्डर्स और सरकार के बीच सहमति बनने के बाद भारतीय मानक ब्यूरो ने USB Type-C चार्जिंग पोर्ट और चार्जर बनाने के लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड जारी कर दिए हैं। वहीं बात करें वेयरेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की, तो इसके लिए कॉमन पोर्ट पर स्टडी जारी है। उपभोक्ता मामलों के सचिव ने बताया कि IIT कानपुर में वॉच जैसे वेयरेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए सिंगल चार्ज पोर्ट की स्टडी की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में जैसे ही रिपोर्ट मिलती है वैसे ही स्टेक होल्डर्स से इसको लेकर चर्चा की जाएगी। Type-C चार्जर लागू करने के पीछे न सिर्फ आम कंज्यूमर का पैसा बचाना उद्देश्य है, बल्कि इससे कचरा भी कम करने में मदद मिलेगी। पिछले साल नवंबर में ग्लासगो में आयोजित COP26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइफ यानी कि पर्यावरण के लिए लाइफस्टाइल कॉन्सेप्ट की घोषणा की थी। सरकार लगातार कचरे को कम करने पर काम कर रही है। दूसरी तरफ यूरोपीय संघ यानी कि EU में इस बात पर सहमति बन चुकी है कि साल 2024 से सभी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एक जैसा चार्जर इस्तेमाल करेंगे। यूरोपीय संघ का मानना है कि इस फैसले से कंज्यूमर चार्जर खरीद पर हर साल 250 मिलियन यूरो यानी करीब 2075 करोड़ रुपए तक की बचत हो जाएगी। इसके साथ ही एक जैसे चार्जर मिलेंगे तो करीब 11,000 टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा भी कम हो सकता है।
यानी कि कॉमन चार्जर से आम लोगों की बचत भी और पर्यावरण का संरक्षण भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत में कई राज्य कोहरे और शीतलहर की चपेट में हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान 10 डिग्री से नीचे है। दिल्ली समेत कई राज्यों में घना कोहरा देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में साफ दिख रहा है। राजधानी दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत कड़ाके की सर्दी की चपेट में है। राजधानी दिल्ली में आज का न्यूनतम पारा 60 डिग्री है और इसके साथ ही शीतलहर और कोहरे ने शहर की रफ्तार थाम दी है। मैदानी इलाकों में पड़ने वाली भीषण ठंड की वजह से पहाड़ों में पड़ने वाली बर्फबारी भी होती है और इसकी जो वजह है वो बर्फबारी भी होती है। ऐसे में कश्मीर घाटी बर्फबारी से कैसे अछूती रह सकती है? हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति की ऊंची पहाड़ियां भी सफेद बर्फ की चादर से ढक गई। कश्मीर घाटी में चिल्लाई कलां की शुरुआत से तापमान लगातार गिर रहा है। हालांकि घाटी में घूमने आ रहे पर्यटकों की संख्या में कोई कमी नहीं हो रही है। पर्यटकों की सबसे पसंदीदा ट्रैवल डेस्टिनेशंस में से एक गुलमर्ग में सोमवार को न्यूनतम तापमान -5 डिग्री दर्ज किया गया। तापमान 0 से नीचे होने की वजह से जहां अब गुलमर्ग में झरने जमने लगे हैं, तो वहीं श्रीनगर में मशहूर डल झील के ज्यादातर किनारे जम गए हैं। यही हाल कश्मीर के बाकी झील झरनों का भी है। काफी ठंड है सर इस वक्त कश्मीर में, तो पीछे भी आप देख रहे थे पूरा फ्रीज हो रहा है यहाँ। -5.7 डिग्री सेल्सियस के साथ सोमवार को पहलगाम सबसे ठंडी जगह रहा। वहीं मौसम विभाग ने कश्मीर में 31 दिसंबर तक बर्फ और बारिश की संभावना जताई है। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी शुरू हो गई है, जिसके बाद हर तरफ बर्फ की सफेद चादर ही नजर आ रही है। ऐसे में बर्फबारी देखने के लिए लोग भी बड़ी संख्या में पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। हालांकि आने वाले दिनों में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी को देखते हुए लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। और देश में नहीं बल्कि अमेरिका में भी बर्फीले तूफान का कहर जारी है। बर्फीले तूफान की वजह से अब तक वहां 60 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले न्यूयॉर्क में तूफान ने 27 लोगों की जान ले ली। बीती रात कई इलाकों में 40 इंच तक बर्फबारी हुई। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बर्फबारी के चलते 7 लाख घरों की बिजली गुल हो गई है। ठंड से सबसे ज्यादा प्रभावित न्यूयॉर्क का बुफालो है। बर्फबारी और ठंड के चलते आलम यह है कि यहां लोग घरों से बाहर तक नहीं निकल रहे हैं। ये किसी फिल्म का सेट नहीं, बल्कि सुपर पावर अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य से आई तस्वीरें हैं, जिसमें जहां एक तरफ नजर जाएगी वहां सिर्फ बर्फ बर्फ और बर्फ ही दिखाई देगी। किसी काम से अगर घर से बाहर निकलना हो तो 100 बार सोचना पड़ेगा। गाड़ियों पर बर्फ की मोटी परतें इस बात की तस्दीक करती हैं कि फिलहाल न्यूयॉर्क में जिंदगी आसान नहीं है। जो गाड़ियां बर्फ में फंस गई हैं, उन्हें निकालने का काम जारी है। अकेले न्यूयॉर्क में 12 मौतें हुई हैं। बफेलो शहर में 7 मौतें हुई हैं। मौत की एक बड़ी वजह यहां आने वाला बर्फीला तूफान भी है। बफेलो शहर में इस कदर तूफान आया है कि न्यूयॉर्क की गवर्नर ने इसे प्रकृति के साथ एक जंग के तौर पर बताया। गवर्नर के मुताबिक न्यूयॉर्क के इतिहास का सबसे लंबा बर्फीला तूफान था। तूफान के बाद बर्फ के बीच गिरे हुए पेड़ और खंभे भी दिखाई दिए। जैसे किसी आम तूफान के बाद धूल जमा हो जाती है, वैसे ही बफेलो शहर में बर्फ जमी है। चलिए अब आपको अमेरिका की सड़कों की तस्वीरें दिखाते हैं। बर्फ हटाने के बाद बची कुची सड़कों पर गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन अभी भी चारों तरफ आपको बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। नेशनल गार्ड की टीम भी लोगों की मदद के लिए सड़कों पर उतरी है। बर्फ की ये सफेदी लगातार अमेरिका के लिए मुश्किलों का सबब बन रही है। फिलहाल न्यूयॉर्क समेत अमेरिका के कई राज्य जैसे तैसे इन हालात से निपटने में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।